ओके, तो वेलकम बैक बच्चों। आज वापस से हम फोर्स के अंदर का एक अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बेसिकली ये मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू m इंटू वी, राइट। P मतलब लीनियर मोमेंटम, m का मतलब मास ऑफ दैट बॉडी एंड v मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ये जो मोमेंटम ये कॉन्जर्व होता है, कांस्टेंट रहता है, कॉन्जर्व हो जाता है। कब कॉन्जर्व होता है? तो अगर बाहर से एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो उस बॉडी का मोमेंटम सेम रहेगा। एक सिंपल चीज के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बॉडी है और ये जो बॉडी है इसका मास है m और ये v वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, ऐसी सरफेस के ऊपर ये जा रही है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ये मोमेंटम वैसा ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, दैट मीन्स इसका मोमेंटम चेंज होगा। एंड दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये एक सिंगल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे हम n नंबर ऑफ बॉडीज अगर कोलाइड कर रही है तो उसमें भी ये लॉ पूरी तरह से एप्लीकेबल है, राइट। कैसे? तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस से पहले तो हम लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है लॉ का स्टेटमेंट? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज, राइट। तो पहले तो इंटरएक्टिंग बॉडीज निकाल लेते हैं हम लोग। पहले ये दो बॉडीज है, सपोज A एंड B। सो A एंड B दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सेम डायरेक्शन में मूव करने के कारण थोड़ी देर के बाद ये कोलाइड करेंगे। क्यों? अगर पहले पीछे वाले की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है आगे वाले से तो ये पीछे वाला या आगे वाले को क्या करेगा? ठोक देगा। तो इस पूरे को हमने एक सिस्टम बोला है। क्या बोला है? सिस्टम बोला है। तो जब ये टकराएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे। सो फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A, बट दे विल बी इन अपोजिट इन नेचर। उनका जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, राइट। फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू A। एंड देन वापस से क्या हो जाएगा? ये टकराने के बाद वापस से मूव करेंगे। ये जाएगा v2 वेलोसिटी के साथ, ये जाएगा v1 वेलोसिटी के साथ। दिस इज A, दिस इज B। अब इस केस में v2 विल बी ग्रेटर देन v1, राइट। अगेन यहाँ पे वही है। सो स्टेटमेंट पहले लिख के लेंगे। क्या है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन the system of, कौन सा सिस्टम? सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज। नाउ यहाँ पे ये दोनों मिला के क्या बना रहे? एक सिस्टम बना रहे। तो सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बोला है, नॉट इंडिविजुअल बॉडीज। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का इंडिविजुअल, सिस्टम का मोमेंटम, नॉट इंडिविजुअल बॉडी का। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स सेम, दैट इज कॉन्जर्व्ड। मतलब वैसा की वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका स्टेटमेंट। नाउ इस केस में हम लोग देखो यहाँ पे, इस केस में दिस इज एक्चुअली बिफोर, अगर दो बॉडीज है, दो स्पेरिकल बॉडीज है, सेम डायरेक्शन में जा रही है A एंड B, तो बिफोर कोलिजन, सो दिस विल बी केस बिफोर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन होने वाला है यहाँ पे। तो कोलिजन के पहले ये केस होगी कि पहले पीछे वाले की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, आगे वाले की कम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। थोड़ी देर के बाद उनका कोलिजन होगा। सो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जो आगे वाली है वो और स्पीड से जाएगी। इसको समझने के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो एक कार है छोटी,
जिसको हम ले सकते हैं कि एक ऑल्टो है, ठीक है, मारुति सुजुकी की ऑल्टो या फिर 800, मारुति 800, और उसको पीछे से हमारी जो टाटा की नेक्सॉन है उसने पीछे से हिट किया, ठोक दिया। तो ठोकने के बाद क्या होगा, जो आगे वाली जो छोटी कार होगी वो और स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगी और नेक्सॉन की स्पीड थोड़ी सी कम होगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वही कर रहे, जब यहाँ पे कोलाइड कर रहे तो बी की स्पीड बढ़ जाएगी, ए की थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। नाउ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। किसका, सिस्टम का। तो सिस्टम बोले तो आपको पता है दिस इज, ये पूरा सिस्टम, दोनों बॉडीज मिला के क्या बनता है हमारे यहाँ पे, सिस्टम बनता है। सो m1 पहले का मास कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2। सो m1 इंटू u1 ये पहले का मोमेंटम, प्लस m2 इंटू u2, m2 इंटू u2 ये क्या है, दूसरे का मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम T2, मतलब फाइनल का मतलब क्या है, यहाँ पे टकराने के बाद जब वो खड़ाक टकराएंगे तो उसके बाद सेपरेट हो जाएंगे, तो वो वाला मोमेंटम, तो वो भी क्या होगा, इसका मास कितना है हमारे पहले का m1, दूसरे का मास कितना है m2। तो आफ्टर कोलिजन m1 इंटू v1, m1 इंटू v1 पहले का मोमेंटम, प्लस m2 इंटू v2 ये क्या है, दूसरे का मोमेंटम है बेटा, सेकंड वाले का मोमेंटम। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम। नाउ आई कैन राइट एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी ए, ठीक है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ए के ऊपर, किसके कारण, बी के ऊपर। फोर्स ए के ऊपर लग रहा है मतलब मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। नाउ फोर्स ए के ऊपर लग रहा है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का। तो मोमेंटम ए का कितना हो गया बाद में, m1 v1 माइनस m1 u1, ये ए का मोमेंटम, और उसका रेट मतलब डिवाइडेड बाई टी। नाउ टी क्यों आ गया, लेट अस से दिस कोलिजन जो है, ये कोलिजन t सेकंड्स के लिए हो रहा है, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड, ठक जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकंड, ओके। तो t सेकंड के लिए है, इसलिए एफ ए बी इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। सिमिलरली एफ बी ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू बॉडी ए, ठीक है। सो फोर्स ऑन बी पे फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का चेंज होगा। तो बी का मोमेंटम कितना हो गया, m2 v2। अभी चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो m2 v2 माइनस m2 v1, राइट, बराबर, नो नॉट v1, क्या लिखना चाहिए, u2 लिखना चाहिए, राइट। ये देखो ना, m1 v1 m1 u1, राइट। बी वाले का इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2 u2 है, डिवाइडेड बाय टाइम t, राइट। सो नीचे लिखेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, नाउ ड्यूरिंग कोलिजन मैंने ऊपर लिख दिया है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये क्यों लिखा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एक के ऊपर, रिएक्शन दूसरे के ऊपर, बट क्या अपोजिट है उनका, बस केवल डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स इस तरफ जितना लग रहा है उतना ही फोर्स बी के ऊपर भी लग रहा है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बस दोनों का नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। सो एफ ए बी के लिए हमने ऊपर लिखा है, व्हाट इज एफ ए बी, ये यहाँ पे देखो, इसको इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरफ लिखता हूँ मैं, चलो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t is equal to negative of FBA. Here is FBA is m2 v2 minus m2 u2 divided by t. T and t will get cancelled और ये माइनस साइन अंदर शिफ्ट करना है हमें। सो m1 v1 माइनस m1 u1 is equal to माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ये माइनस अंदर जाने के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, ये इस तरफ। सो आई कैन राइट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। एंड इसको अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, m1 v1 प्लस m2 v2 मतलब ये फाइनल मोमेंटम है और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। सो देयरफॉर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये पूरे सिस्टम का है, दोनों स्पीयर का है, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल मोमेंटम। दैट्स इट। कब, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मतलब बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा तब ये मोमेंटम हमेशा के लिए क्या रहता है, कॉन्जर्व हो जाता है, कॉन्जर्व रहता है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ ऑलराइट। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब ये मोमेंटम कैसे कॉन्जर्व होता है, कौन से एग्जांपल्स में ये मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, तो ये ज़रा हमें देखना है। राइट तो सबसे पहला, जब हम राइफल से, गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है कुछ मोमेंटम के साथ और जो राइफल है वो पीछे आती है। राइट, जो हमारा टैंक वगैरह होता है युद्ध में जो हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, तो टैंक से जब शेल फायर किया जाता है तो शेल आगे जाता है गोला, और जो टैंक है वो पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाती है। राइट, तो इन सब में कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। तो वहाँ पे बहुत बार हमें रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करने को बोला जाता है कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे रिकॉइल ऑफ गन। पहला एग्जांपल एप्लीकेशन जो है वो क्या है, रिकॉइल ऑफ गन। तो गन कैसे रिकॉइल करती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऐसे सिंपल पिस्तौल बना देता हूँ, यहाँ से ये बुलेट फायर जब होगी तो इनिशियली बुलेट एंड गन बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, 0 है। लेकिन जब ये बुलेट आगे की तरफ जाएगी कुछ v1 वेलोसिटी के साथ, राइट, बुलेट का मास हमने ले लिया लेट अस से m1, तो ये v1 वेलोसिटी के साथ जब बुलेट आगे जा रही है तो ये जो गन है वो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है v2 वेलोसिटी के साथ। यस तो फ्रॉम द कॉन्जर्वेशन ऑफ, from the law of conservation of momentum, linear momentum क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं m1 u1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप बुलेट को ले लो प्लस m2 u2, दिस इज फॉर गन, दिस इज फॉर, ये किसके लिए लिखा है हमने बुलेट के लिए लिखा है, बुलेट का मोमेंटम, और ये गन का मोमेंटम शुरुआत में। बाद में m1 v1 प्लस m2 v2, ये किसका है, ये हो गया बुलेट का, और ये किसके लिए हो गया, ये गन के लिए हो गया। तो इनिशियली बुलेट एंड गन बोथ आर एट रेस्ट, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, ये m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू, अब जब ये बुलेट आगे जा रही है तो m1 v1 प्लस m2 v2, हमें क्या चाहिए, v2 चाहिए। v2 इज द वेलोसिटी ऑफ गन जो कि पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0
इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो हमें v2 चाहिए, माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। सो देयरफॉर वी कैन राइट v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2। तो यह आ गया इसके लिए रिकॉइल वेलोसिटी के लिए, रिकॉइल वेलोसिटी। तो यू कैन रिमेंबर दिस, या फिर ये भी ओरिजिनल याद रखा तो भी चलेगा। इसके 2-3 एग्जांपल और बता देता हूँ। जब कभी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, राइट, दिवाली के अंदर हम लोग सुतली बॉम्ब एक्सप्लोड करते हैं, जलाते हैं, तो वो जब बर्स्ट होता है, उसका जब ब्लास्ट होता है, राइट, तो उस केस में उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हर एक टुकड़े का मोमेंटम हर दूसरे टुकड़े को क्या करने वाला है, बैलेंस करने वाला है। जो राइट में गया तो उसके लिए लेफ्ट में एक जाएगा, ऐसे हर डायरेक्शन में छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे और मोमेंटम जो है कॉन्जर्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा ऐसे बोट के अंदर है, सपोज ये बोट है और ये बोट पानी के अंदर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है। इस बच्चे ने अगर यहाँ से जंप कर लिया, जैसे ही ये बच्चा पानी के अंदर सामने जंप करेगा तो बोट जो है वो कहाँ पे चली जाएगी, बोट चली जाएगी पीछे की तरफ, राइट, बोट कहाँ पे चली जाएगी, पीछे की तरफ। तो और सिंपल एग्जांपल एक लेता हूँ मैं, बताता हूँ आपको। अगर कोई बच्चा आइस के फ्लोर के ऊपर है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर है, और उसने अगर हाथ में कुछ हेवी चीज़ पकड़ी है, 5-10 किलो का एक कोई तो ऑब्जेक्ट है, मान लो उसकी एक बैग है, उसमें बहुत सारे किताबें भर दी है, उसने अगर वो बैग को ऐसे, कहाँ पे हो, बर्फ़ के ऊपर खड़ा है, बैग को पकड़ा और अगर बैग को ऐसे सामने की तरफ फेंका, तो जैसे ही वो बैग को सामने की तरफ फेंकेगा, तो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, बर्फ़ है, फ्रिक्शन बहुत ही कम है या फिर निग्लिजिबल हम मान सकते हैं, तो जैसे ही वो बैग को सामने फेंकेगा, वो बच्चा अपने आप कहाँ पे चला जाएगा, पीछे, क्योंकि बैग कुछ मोमेंटम के साथ आगे जा रही है, तो उतने ही मोमेंटम के साथ ये जो बच्चा है वो कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि इसमें जो मोमेंटम है वो हमेशा कॉन्जर्व होता है, सेम रहता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इस रिकॉइल वाले केस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से ए गन हैविंग मास, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ए गन हैविंग मास 1 kg fires a bullet of mass, इसका मास है कितना, 20 ग्राम, विथ ए वेलोसिटी पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। जब बुलेट निकलेगी तब वो 150 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल रही है। तो हमें पूछा है फाइंड द recoil velocity of the gun, find the recoil velocity of the gun, ठीक है। so simply we can write here m1 v1 is equal to minus m2 v2। अभी ये याद रखना है हमें, v1 मतलब बुलेट के लिए, तो मास ऑफ बुलेट कितना है यहाँ पे, और 1 मिनट थोड़ा सा उसको इलेबरेट करेंगे, डिटेल में लिखेंगे। मास ऑफ बुलेट m1 कहाँ पे वो, 20 ग्राम, और m2 मतलब मास ऑफ गन है। गन कितने की है, 1 kg की, तो 1 kg को हमें लिखना चाहिए 1000 ग्राम। और बुलेट कितने स्पीड के साथ आगे जाएगी, बुलेट जा रही है 150 मीटर पर सेकंड से। कितने स्पीड के साथ, 150 मीटर पर सेकंड। हमें पूछा है रिकॉइल मतलब v2 पूछा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सो अभी लिखा था हमने 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आया समझ में, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट कितना है, 20 इंटू v1 कितना है बेटा, 150 प्लस m2 कितना है, m2 इज 1000 इंटू v2 क्या करना है, हमें फाइंड करना है। सो दिस विल बी -20 इंटू 150 is equal to 1000 into v2। so 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। v2 will be equal to -2 into 15 divided by 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10। so v2 कितना आएगा बेटा, ये 5 1s are 5, 5 3s are 15, -3 मीटर पर सेकंड।
तो -3 मीटर पर सेकंड से गन जो है खटैक कहाँ पे आएगी, पीछे आएगी, रिकॉइल करेगी, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नाउ इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल,